वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों आप सभी का यहाँ पे स्वागत है बायोलॉजी बूस्टर चैनल में। और ये जो हमारा वीडियो है ये क्लास 11th का वीडियो है। क्लास 11th बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो इस पे ऑलरेडी 6 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा वीडियो है दोस्तों? ये 7वां वीडियो है। ठीक है, तो 7वां वीडियो पढ़ने से पहले कुछ बातें, 2-3 बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इनके बारे में कमेंट आए थे स्टूडेंट्स के। तो सबसे पहले बात तो ये है कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नीट के लेक्चर्स कब से आएंगे। ठीक है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे जब हम टास्क ले लेते हैं तो कुछ भी फाइनली कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए इस सेशन में यानी कि इस थ्रू आउट कंप्लीट ईयर दिसंबर तक, ठीक है, पूरा ये जो सेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं 11th पे ही फोकस करूंगा। 12th ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है, कुछ एक वीडियोस बचे हैं जल्दी मिल जाएंगे आपको, और 10th के वीडियोस में दूंगा आपको। ठीक है, तो नीट वाला जो हमारा पोर्शन है उसके लिए आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप किसी दूसरे जगह से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं नीट के बारे में मैं कि आप ये जो वीडियोस हैं, देखो दोस्तों जब मैं नीट के वीडियोस बनाऊंगा तो ये 80% यही रहेगा टॉपिक्स तो, ठीक है, और यही चीजें रहेंगी, कंसेप्ट यही रहेगा। बस मैं उसमें एडिशन क्या करूंगा, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नीट में या एम्स में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, मान लीजिए इसी टॉपिक को लेकर, स्लाइम माउल्ड को लेकर, ठीक है, तो उसी को मैं इसमें और ऐड करता चलूंगा। ठीक है, एक चीज तो मैं ये करूंगा इस कंसेप्ट के अलावा जो मैं बता रहा हूं, और दूसरी चीज मैं ये कर सकता हूं कि थोड़ा सा और डेप्थ में कुछ चीजें बताऊं मैं। ठीक है, एनसीईआरटी में तो जितना है उतना तो बताना ही है, उसके अलावा कुछ और चीजें मैं डेप्थ में बताऊं। ठीक है, तो यही चीजें होने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये हमारे जनरली जो वीडियोज रहते हैं वो 30 मिनट आधे घंटे के रहते हैं या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो वीडियोज थोड़े से ज्यादा लंबे हो जाएंगे, 1 घंटा 50 मिनट इस टाइप के वीडियोज रहेंगे नीट के। ठीक है, तो वो ऐसा एक रफ सा आइडिया है मेरे दिमाग में, आगे नेक्स्ट सेशन में वो करेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ वो। तो जिन स्टूडेंट को बहुत ज्यादा रहती है ना कि अपने साधारण भाषा में कहें कि चुल है पढ़ने की, कि सर करना ही है मुझे तो, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसको पढ़ते चलो, कंसेप्ट तो ये रहेंगे। इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते चलें और थोड़ा सा रेफरेंस बुक से साइड से पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें डिटेल में और जरूरत है तो उसको रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते जाइए, नीट की प्रिपरेशन आपकी होती चली जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों मेरे लिए तो बड़ा सिंपल था ना कि इसमें मैं ये लिख देता थंबनेल में कि नीट लेक्चर्स 11th लेक्चर्स सभी लिख देता उसमें, लेकिन मैं इसको खिचपिच नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल प्योर में रखना चाहता हूँ, लेकिन कंसेप्ट यही रहेंगे। तो जो बच्चे साथ में तैयारी करना चाहते हैं इसके साथ साथ नीट की भी, वो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स आप यहाँ से कवर करते जाइए, एमसीक्यूज लगाते जाइए साथ में, और कुछ एक टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे और ज्यादा जानने की जरूरत है तो उसमें आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी पहली बात। ठीक है, दूसरी बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, कुछ बच्चे 10th क्लास के लिए कह रहे थे, तो 10th क्लास अभी शुरू नहीं करूंगा, 11th क्लास फोकस है, 12th क्लास साथ में चलेगा। 12th जब फिनिश हो जाएगा तब 10th करूंगा स्टार्ट। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं, तो कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके कमेंट का कोई मुझ पर असर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज है वो है। देखो मैं बिल्कुल स्पष्ट से रखना चाहता हूं, तो पहले 11th चलता रहेगा अपना, 12th पहले फिनिश होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा आपका 10th। ठीक है, क्लियर है बात? 10th में तक कुछ ज्यादा सिलेबस है नहीं, तो मुझे इतना टाइम लगेगा नहीं उसमें। ठीक है, तो ये चीज है दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर नोट्स के बारे में, नोट्स के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पहले ही बता चुका हूं, पर फिर भी अभी कई स्टूडेंट के मुझे कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर नोट्स दीजिए। तो नोट्स का सिंपल सी बात है, चैनल का अबाउट सेक्शन होता है, जब आप किसी चैनल से जुड़ जाते हैं, उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं या उसे जुड़ चुके होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई भी जब उसमें गतिविधि होती है तो वो आपको वॉल पे वैसे दिखती है यूट्यूब के। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वहां भी ना मिले तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन, चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइए, होम पेज पे जाके कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको लिंक मिलेंगे। तो जैसे जैसे वीडियो ये आपके चैप्टर्स बनते जाएंगे, नोट्स मैं आपको देता जाऊंगा। सिंपल सी बात है, देखो अभी जैसे चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपना, ठीक है, तो इसके नोट्स अभी मांगने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये पहले चैप्टर कंप्लीट होगा, लेक्चर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप मुझसे नोट्स मांगिएगा। ठीक है, क्योंकि उसको बनाने में भी टाइम लगेगा, मेरे पास अपने दूसरे भी काम रहता है, तो फ्री टाइम में ही बना पाऊंगा मैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, सपोज एग्जाम्पल
तो इसके एक हफ्ते के बाद मैं आपको खुद ही बिना बोले ही नोट्स आपका लिंक दे दिया करूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। क्लियर ये बात। फिर भी अगर आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने से पहले तो कोई मतलब नहीं है पूछने का, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के एक वीक के बाद ही मुझसे आप पूछेगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो स्टूडेंट के मैंने कमेंट देखे थे और मैंने सोचा इसको बता दूं एक बार, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए दिमाग में क्या कैसे चलने वाला है, ठीक है। और कमेंट आते हैं कई बच्चों के, बहुत अच्छे से कमेंट आते हैं, बहुत सपोर्ट है आप सबका, बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत मज़ा भी आता है। मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में और आपको मज़ा आता होगा पढ़ने में, ठीक है। तो अपना फीडबैक देते रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिए, ठीक है। अब अपन शुरू कर देते हैं इस टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोल्ड। देखो पिछले बार क्या रह गया था, 2 इसमें चीजें और रह रही हैं अभी, ठीक है। प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ अभी फिनिश नहीं हुआ है, स्लाइम मोल्ड और एक और इसमें टॉपिक रह रहा है अभी, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो 2 चीजें और पढ़नी है, इसके बाद हम फंगी पे जाएंगे और फंगी सबसे बड़ा रहेगा, फंगी में ज्यादा वीडियोस रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं सर ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा। अरे यार एक बार बताओ, अच्छे से नहीं करवाऊंगा कंप्लीट, ठीक है। अब चैप्टर कब कंप्लीट होगा, 8 वीडियो में, 8 लेक्चर्स में होगा या 15 में होगा, 20 में होगा, उससे क्या मतलब है तुम्हें। आपका काम यह है कि जैसे वीडियो आता है उसको 1-2 दिन में अच्छे से ढंग से देख के समझ लो बस, ठीक है। वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे 5 वीडियो में कंप्लीट करूँ या मैं उसे 15 में कंप्लीट करूँ, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगा कि उसे बहुत अच्छे से एलिब्रेट करके डिटेल में आपको बताऊँ, ताकि आपको एनसीईआरटी टच करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्लियर है बात। तो उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, बस टेंशन ये लीजिए कि जो वीडियो आ गया है उसको आप देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, उसको बार बार देखिए ताकि अच्छे से वो समझ में आ जाए आपको, ठीक है। और फिर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो कुछ बातें बहुत सारी हो गई, ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं। देखो स्लाइम मोल्ड क्या होता है। सबसे पहली बात, स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट ही पढ़ रहे हैं, अभी प्रोटिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो प्रोटिस्ट में ही ये किस टाइप के प्रोटिस्ट हैं दोस्तों, ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बायो में कभी भी ये चीज दिखे आपको सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आपको अगर दिखे बायोलॉजी में, तो सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है। सैप्रोफाइटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी चीज को खा जाते हैं, ठीक है, किसी चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसी चीज को एंजाइम की सहायता से क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, वो होते हैं सैप्रोफाइट, ठीक है। समझ पाए इस बात को। तो सैप्रोफाइट क्या होते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है एंजाइम की सहायता से। फॉर एग्जाम्पल जैसे लीफ रहती है या किसी एनिमल की डेथ हो गई, ठीक है, सपोज टाइगर की डेथ हो गई फॉरेस्ट में, तो टाइगर क्या हमेशा रहेगा फॉरेस्ट में, नहीं, मरने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो गल जाएगा और गलने के बाद वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा और उसके बाद वो वापस से एनर्जी फ्लो, इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो वो सॉइल में मिक्स कैसे होगा, सॉइल में मिक्स कैसे होगा, कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं स्लाइम मोल्ड टाइप के, ये क्या करते हैं, जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं एंजाइम की सहायता से। इनके पास ऐसी एक तरीके से कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरे पे, मरी हुई चीजों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic matter. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic matter. देखो ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी, मतलब ट्विग्स क्या होता है, ट्विग्स मतलब जो पेड़ के टहनियां या कुछ पत्ती वत्ती, कुछ पार्ट टूट फूट जाता है, टहनी या पतली डंडी वगैरह, तो उसको ट्विग कहते हैं, ठीक है। तो ये डिकेइंग ट्विग पे रहता है, जो ट्विग वगैरह आता है, पेड़ की छाल हो गई या पेड़ की टहनियां हो गई, उस पे ये डिपेंडेंट होते हैं और लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, और उस ऑर्गेनिक मैटर को पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, ये खा जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ये एंगल्फिंग जो मतलब एक तरीके से जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको एंगल्फ कर लेते हैं, एंगल्फ मतलब लिंगल जाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, ठीक है। Under suitable form condition यहां पे आएगा दे, ठीक है। Under suitable condition, they form a एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। तो कुछ इनके सुटेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये एग्रीगेट करते हैं, मतलब ये इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाता है। वे प्लाज्मोडियम क्या आगे समझेंगे, कंफ्यूज ना हो।
विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और ये प्लाज्मोडियम ग्रो करता है और ग्रो करके सेवरल फीट तक ये बढ़ जाता है, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल देयर इज नो डेफिनेट शेप, ठीक है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होता तो कोई इनमें डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से ही रहते हैं, ऐसे कोई डेफिनेट शेप नहीं, सेल वॉल तो है नहीं, तो इनमें मतलब जैसे अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में जानते होंगे आप, तो सूडोपोडिया होता है, ठीक है। तो सूडोपोडिया ऐसे कैसे भी उसका शेप हो सकता है, कैसा मूवमेंट हो सकता है, तो डेफिनेट शेप कुछ नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल देयर इज नो डेफिनेट शेप। ये एक एक पॉइंट याद रखिएगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा काम आएगी, ठीक है। द प्लाज्मोडियम लैक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है इसमें, किसमें, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। यूग्लिना के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था यूग्लिना कुछ कुछ प्लाज्मोडियम से मैच करते हैं, बट द थिंग दैट इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम इज कि वहां पे यूग्लिना में क्लोरोफिल था, क्लोरोप्लास्ट था, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करेंगे, ये किसी दूसरे पे ही डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा खाने के लिए, ठीक है। engulf solid particles of food material in solution also, ठीक है। देखो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं डेड रिमेन्स के, उनको एंगल्फ कर लेते हैं और अपने सॉल्यूशन में मिला लेते हैं इनके अंदर। ये मान लीजिए ये सपोज ये आपका स्लाइम माउल्ड है या ये आपका प्रोटोजोआ है, ठीक है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है। तो ये इनके अंदर जो सॉल्यूशन रहता है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई सॉलिड फूड पार्टिकल आया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से अपना शेप चेंज करते हैं और ये शेप चेंज करके उसको क्या करते देते हैं, ऐसे खा जाते हैं, ठीक है, उसको ये एंगल्फ कर लेते हैं, तो ये अंदर चले जाएगा वैसे, ठीक है, अंदर चले जाएगा और इसे सॉल्यूशन में ही मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन में उसको क्या कर लेते हैं, ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अब ये तो फेवरेबल कंडीशन की मैंने बात की, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट दैट टिप। देखो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, यही प्लाज्मोडियम है इस तरीके से मान लो, तो ये प्लाज्मोडियम है क्या, सिंपल सी बात है यार, देखो प्लाज्मोडियम क्या है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस, ऐसे बहुत सारे ये मान लीजिए ऐसे न्यूक्लियस इकट्ठा है, यहाँ पे, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, दूसरे पेन से बनाता हूँ समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो ये ऐसे क्या है, ये बहुत सारे इस सेल के अंदर ऐसे न्यूक्लियस हैं, तो ये एग्रीगेट सा बना रहे हैं ना, इकट्ठे से हो रहे हैं, ठीक है, तो ये इकट्ठा वाला जो पार्ट रहता है इसी को प्लाज्मोडियम बोल दिया गया है, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में तो क्या करता है, कोई सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर लेके और उसको क्या कर देता है, ये डिसॉल्व कर लेता है अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये एमर्ज होके इस तरीके से उठ के ऐसे, ये जैसे प्लाज्मोडियम ही था, इससे उठ के ऐसे स्पोर बना लेता है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो यही चीज बताई गई, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट मतलब सेल डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण ये कर लेते हैं, बियरिंग स्पोर्स, इनमें स्पोर्स रहते हैं, ठीक है, इनमें ऐसे क्या रहेंगे, ऐसे इनके अंदर स्पोर्स रहेंगे, ऐसे स्पोर्स दाने दाने, ठीक है, ऐसे स्पोर्स होते हैं, तो इनके अंदर ऐसे स्पोर्स होंगे, ठीक है, तो ये स्पोर्स का निर्माण कर रहे हैं, ये पूरा भी ओवरऑल एक स्पोर ही है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, तो ये स्पोर्स का निर्माण कर देते हैं टिप पे जाके, ठीक है। तो देखो ये प्लाज्मोडियम ही था, तो फेवरेबल कंडीशन में तो ये वाला काम कर रहा है ये, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहा है, खुद को बचाने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए इस तरीके से ये ऊपर उठ के, यानी कि एक तरीके से फीट के ये आपके स्टॉक की सहायता से ऊपर उठ के क्या बना रहा है, एक तरीके से स्पोर्स बना रहा है, ठीक है, एक तरीके से बल्जिंग कुछ पार्ट बना रहा है और उसमें बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं, या वो खुद भी एक स्पोर ही है, ठीक है, क्लियर है ये बात। ये याद रखना, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये चीज हो रही है, फेवरेबल कंडीशन में नहीं हो रही है, ठीक है। द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स, और इस स्पोर्स में ट्रू वॉल रहता है। अब कमाल की बात यह है कि यहां पे ट्रू वॉल नहीं है, यहां पे हमने अभी पढ़ा है ना कि इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें कोई वॉल नहीं है, ठीक है, तो इसका जो सरफेस रहता है वो बड़ा उबड़ खाबड़ सा अजीब सा रहता है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें ट्रू वॉल रहती है, ठीक है, इसमें इस तरीके से वॉल पूरा उपस्थित रहेगा, मौजूद रहेगा तरीके से, ठीक है। They are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition,
और ये रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट होते हैं मतलब अलग अलग जो टेम्परेचर होता है हमारे एनवायरनमेंट का, या बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन है, तो उन सभी कंडीशन में ये रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब रेजिस्टेंट का मतलब इन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी सालों तक, करोड़ों अरबों वर्षों तक ये जिंदा रह पाएंगे बाहर, ठीक है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन खुद को देखते हैं कि हाँ, अब पहले तो नॉर्मल ऐसा था, ये समझो इस चीज को, पहले नॉर्मल ऐसा था, लेकिन जब जैसे इसने देखा कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो इसने खुद को कैसा बना लिया, स्पोर के शेप में इसने खुद को डेवलप कर लिया, इस फ्रूटिंग बॉडी की शेप में इसने इसको बना लिया, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी है। अब ये इससे फायदा क्या होता है कि इसमें वॉल होती है पूरी प्रॉपर, ठीक है, और ये वॉल इसको प्रोटेक्शन देती है अनफेवरेबल कंडीशन से, ताकि ये लंबे टाइम तक जिंदा रह पाए, ठीक है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स, ठीक है। और ये स्पोर्स क्या होता है, सिंपल से जैसे पॉलिनेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, उसी वही वाला फिनोमेनन है यहाँ पे। तो ये स्पोर्स क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये स्पोर्स इस तरीके से बाहर आते हैं ऐसे, ठीक है। ये स्पोर्स बाहर आते हैं और जब हवा चलती है तो हवा के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और जो भी इनका काम है वो आगे ही करते हैं, ठीक है। मतलब ये फैलते हैं पूरी जगह, अलग अलग जगह, ये एक जगह से दूसरी जगह जाके फैलते हैं, फिर वहां पे ये डेवलप हो जाते हैं नए, ठीक है। क्लियर ही बात। तो ये पूरा मैंने आपको समझाया स्लाइम मोल्ड के बारे में। एक बार फिगर देख लेते हैं। देखो क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो होगा इसमें। इसके बाद ये क्या है, वैक्यूल्स हैं, कोई चीज को स्टोर करने के लिए। ये आपके न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। ये इस तरीके से है और ये पूरा वही बताया है प्लाज्मोडियम, कोई प्लाज्मोडियम इसमें ही आता है स्लाइम मोल्ड में, ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, वैसे प्लाज्मोडियम में वे आगे पढ़ेंगे हम। तो ये क्या करता है, इसके बाद फेवरेबल कंडीशन में तो ये वाला प्रोसेस कर रहा है कि नॉर्मली किसी चीज को खा रहा है और एंजाइम की सहायता से इसके अंदर जो भी फैक्टर है उससे इसको डाइजेस्ट कर रहा है, बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉल्यूशन में उसको घोल देता है, ठीक है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहा है, जब इसको लग रहा है कि एनवायरमेंट ठीक ठाक नहीं है, सर्वाइव करने में दिक्कत है, तो खुद को इस तरीके से एक तरीके से कुछ ऊपर उठ जाता है ये, ठीक है। और ऊपर उठ के क्या करता है, ये एक तरीके से खुद को फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है, स्पोर्स के फॉर्म में खुद को ले आता है। और उस स्पोर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि उसमें सेल वॉल होती है, तो काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। यही बात थी इसके बारे में, स्लाइम मोल्ड के बारे में, तो इसे अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। क्लियर है बात। तो प्रोटोजोआ की बात करते हैं दोस्तों। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो प्रोटोजोआ जो है किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में आते हैं, पता है अपन को, ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स आते हैं, प्रोटोजोन्स में सारे प्लाज्मोडियम वगैरह इस टाइप की चीजें आती है, ठीक है। पैरामीशियम हो गया या प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। प्रोटिस्टा बेसिकली क्या होता है पता है अपन को, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है और कुछ एक इनमें ऑटोट्रॉफिक भी है, पहले अपन पढ़ के आए, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में अपन प्रोटोजोन्स को समझेंगे। तो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ। सबसे पहली बात तो याद रखना, ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, पहले भी डिस्कस किया था। इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे, मतलब किसी दूसरे पे ही डिपेंडेंट होंगे खाने के लिए, ठीक है। लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, या तो ये प्रीडेटर की तरह वर्क करते हैं, प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब प्रीडेटर होते हैं, या फिर ये पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात, पैरासाइटिक मतलब क्या होता है पैरासाइटिक मतलब जो किसी दूसरे के बॉडी में घुस जाए, ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर रहे या किसी दूसरे की बॉडी के अंदर चले जाए और वहां से वो अपना काम चलाए, वहां से वो खाने की चीजें ले या उसको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे बॉडी पे अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, या जैसे भैंस वगैरह रहती हैं, गाय भैंस वगैरह रहती हैं, तो उनमें जोंक चिपक जाती है, कई बार जोंक जो होती है, लीच जो होती है वो चिपक जाती है, ठीक है, और उनका पूरा खून चूस लेती है, तो वो एक पैरासाइट ही है। लेकिन वो पैरासाइट कैसा है, पैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक्टो एंड एंडो। एंडो मतलब ऊपर, जो सतह पे ऊपर ही रहे, अंदर ना घुसे, ठीक है। तो ये लीच जैसा है। जो किस टाइप का पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, वो किसी होस्ट के ऊपर रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता रहता है और उसी से वो फूड लेता है, ठीक है। इसके अलावा एंडो पैरासाइट क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर घुस जाए, ठीक है। जैसे कि हमें मलेरिया हो गया, तो मलेरिया किससे हुआ, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम कैसा पैरासाइट हो गया, एंडो पैरासाइट हो गया, क्योंकि बॉडी के अंदर पहुंच के हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ पाए होंगे आप ये बात।
तो ये क्या है, एंडो पैरासाइट हो गया। ठीक है, तो ये प्रोटोजोन क्या हो सकते हैं, तो पैरासाइटिक हो सकते हैं या फिर ये प्रीडेटर हो सकते हैं। प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर मतलब वो बॉडी के ऊपर या अंदर वर्क नहीं करते। ठीक है, ऊपर अंदर पहुंच के कुछ नुकसान नहीं करते, वो अपने प्रे के पीछे जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, मतलब अपने प्रे को टारगेट करते हैं वो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मोटे तौर पे, जैसे शेर और हिरन। तो यहां पे शेर क्या है, प्रीडेटर है, मतलब वो भक्षक है, और हिरन क्या है, प्रे है। ठीक है, मतलब वो उसको हिरन को खाएगा। तो यहाँ पे प्रेडेटर कौन हो गया, शेर हो गया। ठीक है, तो वैसे जो भी चीज इस टाइप से है, मतलब कोई किसी को नुकसान पहुंचा के उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो प्रेडेटर होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोन या तो प्रेडेटर हो सकते हैं या पैरासाइटिक हो सकते हैं, ये आप समझ पाओगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है, प्रिमेटिव मतलब कि ये पुराने हमारे एक तरीके से रिश्तेदार रहे हैं, हमारे एक तरीके से रिलेटिव्स रहे हैं। ठीक है, जैसे कहता है ना कि मंकीज हमारे पूर्वज थे, तो ये भी और पहले की बात करें, कई वर्षों पहले, मतलब आप गिन ही नहीं सकते, बहुत टाइम पहले की। तो ऐसा माना जाता है कि प्रीडेटर्स, ये जो आपके प्रोटोजोन्स थे, ये एनिमल ही थे पहले, फिर ये इवॉल्व होते होते ये अलग टाइप बन गया और इनको अलग प्रोटिस्टा में हम पढ़ते हैं फिर। ठीक है, ऐसा माना जाता है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है लेकिन ऐसा मानते हैं। ठीक है, ये एक पैरामीशियम का एक डायग्राम मैंने बनाया है और पैरामीशियम प्रोटोजोन्स में ही आते हैं। ठीक है, तो सिंपल से डायग्राम है इस तरीके से, ये इसके अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, आउटसाइड ये इस तरीके से इसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये अंदर इसके पूरा साइटोप्लाज्म वाला मटेरियल है। न्यूक्लियस होगा नहीं होगा, आप बताइए, इसमें न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? न्यूक्लियस होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले ही पढ़ के आए। प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स वगैरह आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोटिस्टा जो प्रोटोजोन्स होते हैं, सॉरी, प्रोटोजोन्स कितने टाइप के होते हैं? 4 मेन टाइप के प्रोटोजोन्स होते हैं। कौन कौन से? देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। सबसे पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, और 2 और हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ये 4 तरीके के मेन प्रोटोजोन्स हैं, इनके बारे में याद रखिए, इनके बारे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखनी है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अभी सब भूल जाए आप, सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या है? दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। कहां कहां पाए जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं, मतलब हैबिटेट क्या है? हैबिटेट अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का क्या है? या तो फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी में। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब जैसे रिवर हो गया, जैसे पॉन्ड हो गया, जैसे लेक हो गया, ये जनरली फ्रेश वाटर में आते हैं। ठीक है, सी वाटर समुद्र में पाए जा सकते हैं, ओशन में पाए जा सकते हैं, या मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, मतलब मॉइस्ट सॉइल मतलब नमी वाली सॉइल, जैसे समुद्र के आसपास वाले जो एरिया रहते हैं, कोस्टल एरियाज। ठीक है, वहां की सॉइल। ठीक है, तो वहां भी ये उस टाइप की जगहों में पाए जा सकते हैं। तो ये इनका हैबिटेट हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का। दूसरा, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फीट एज इन अमीबा। अमीबा में आपको याद है कि अमीबा के पास हाथ पांव तो होते नहीं है खाने को पकड़ने के लिए, तो वो अपना जो सूडोपोडिया होता है उसी के मूवमेंट करके, उसी को चेंज करके फूड को अपने अंदर इस तरीके से लेता है। ठीक है, वैसे इसमें भी क्या होता है, सूडोपोडिया होते हैं। ये सूडोपोडिया से अपने फूड को एंगल्फ करते हैं, और सूडोपोडिया को फॉल्स फूड भी कहते हैं। ठीक है, पोडिया मतलब क्या होता है? देखो शब्दों को तोड़ना सीखिए। पोडिया मतलब होता है बॉडी, ठीक है, और सूडो मतलब होता है झूठा। तो ये बॉडी कैसी झूठी है, मतलब सूडोपोडिया क्या होते हैं? फॉल्स बॉडी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, और उसके सहायता से वो या तो मूवमेंट में थोड़ा बहुत हेल्प करता है, या वो फूड को एंगल्फ करता है, या उसका वेस्ट जो बॉडी में बन रहा है वो भी सूडोपोडिया के थ्रू ही बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सूडोपोडिया होता है, ये यहाँ पे ये बात हमें समझनी है। मैराइन फॉर्म्स है। अब इसमें जो मैराइन फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, ठीक है, ये सॉरी सी वाटर वाली, सी वाटर को ही मैराइन कहते हैं ना, तो सी वाटर वाले जो फॉर्म है, मतलब वो अमीबॉइड प्रोटोजोन जो मैराइन यानी कि समुद्र में पाया जाता है, उनमें क्या खास बात है? मैराइन फॉर्म हैव सिलिका, उनमें सिलिका होता है, ये बहुत कमाल की बात है। ठीक है, शेल्स ऑन देयर सरफेस। कमेंट आया था सिलिका क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि सिलिका मतलब मैंने बताया था ना कि सेल वॉल के बीच में सिलिका पाया था पिछले वीडियोस में, तो कमेंट आया था कि सिलिका क्या होता है। सिलिका कंपाउंड है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन टाइप से कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सिलिका पाया जाता है किसमें? यहाँ पे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में। लेकिन कौन से अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में? जो मैरीन होते हैं, यानी कि जो समुद्र वाले प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, उनमें। ठीक है, ऑन देयर सरफेस।
सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, कहाँ, आउटर सरफेस पे, ठीक है। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट, ठीक है। इनमें से कुछ, देखो सारे ही बुरे हों ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ जो हमें बीमारियां कर देते हैं वो हमारे लिए बुरे हैं। तो इनमें से जैसे कुछ का एक टाइप दिया हुआ है यहाँ पे एंटामीबा, ठीक है, ये पैरासाइटिक है, मतलब ये हमारी बॉडी में एंटर होके हमें दिक्कत करता है, एंटामीबा, ठीक है। इसका पूरा नाम मैं आपको बताता हूं, इसका पूरा नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये एक बीमारी है, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये क्या है, पर्टिकुलर ये प्रोटोजोन से एक बीमारी होती है, ठीक है, अमीबियोसिस भी कह देते हैं इसको, ठीक है, या एंटामीबा हिस्टोलाइटिका भी कह देते हैं। ये किससे होता है, एंटामीबा से होता है, और ये एक क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, क्लियर ये बात। इस बीमारी में क्या होता है, इसको आप 12th में वैसे तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसके जल्दी से आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ। इस बीमारी में क्या होता है, ये फीसिस से फैलता है, मतलब जैसे एक इंसान ने का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसने बाहर निकाला, उसमें कोई मक्खी वक्खी बैठ गई और वो वेस्ट प्रोडक्ट वहां से किसी वाटर में मिल गया, ठीक है, या किसी फूड में मिल गया, ठीक है, वो मक्खी उड़ के किसी मक्खी, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए गोलगप्पे खा रहे थे आप, ठीक है, और वो फीसेस से वो मक्खी उड़ के इस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ को आपके गोलगप्पे के ऊपर बैठा दिया, ठीक है। अब बॉयज़ तो समझदार हैं, बॉयज़ खाएंगे नहीं, लेकिन गर्ल्स तो बहुत गोलगप्पे लवर होती हैं, तो वो खा जाएंगी उसको। अब जैसे ही खा गए तो दोस्तों हुआ क्या, वो जो पर्टिकुलर आपका ये था प्रोटोजोआ था, वो आपकी बॉडी में एंटर हो गया, बस काम खराब यहीं पे हो गया है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जैसे बॉडी में एंटर वो हुआ, वो अपने सिम्टम्स दिखाएगा। सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज के, मतलब इसमें आपको डिसेंट्री वगैरह हो जाएगा या डायरिया वगैरह हो जाएगा, मतलब खाना पीना जो आप खा पी रहे हैं वो पचेगा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको पैचेस हो जाएंगी, ठीक है, दस्त वगैरह हो जाएंगी। तो इस टाइप की समस्याएं इस बीमारी में होती है, ठीक है। इसके बाद ये समझ पाएंगे आप, सेकेंड टाइप का जो अपना प्रोटोजोआ है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। नाम से क्लियर है, फ्लैजिला होगा इसमें। फ्लैजिला मतलब बड़े बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मूवमेंट में हेल्प करते हैं या फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जो मेंबर है, आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग मतलब क्या होता है, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, अपना मस्त जीता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ इसमें से कुछ ऐसे टाइप है जो फ्री लिविंग होता है, और कुछ ऐसे टाइप होते हैं जो खतरनाक है, पैरासाइटिक, मतलब किसी की बॉडी में एंटर होके या किसी की बॉडी की सरफेस पे जाके उसको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला होता है, नाम से क्लियर है। फ्लैजिला क्या होता है ये भी आपको पता है। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपनोसोमा, ठीक है। देखो इसका जो फ्री लिविंग वाला फॉर्म है ये तो अच्छा है, तो ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसका जो पैरासाइटिक फॉर्म है ये हमें बीमारियां कर देता है, जैसे कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ऐसा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो हमें बीमारियां करता है उसका एग्जांपल है एक ट्रिपेनोसोमा। ये क्या है, एक सीधी सी बात है, ये प्रोटोजोआ है ये तो पता ही है, ये प्रोटिस्टा है ये तो पता ही है, लेकिन एक कैसा प्रोटोजोआ है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, और ये बीमारी कौन सी कर देता है, ये बीमारी करता है ये स्लीपिंग सिकनेस। अब ये स्लीपिंग सिकनेस बोल दो इसको निद्रा व्याधि भी हिंदी में कहा जाता है। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज क्या है, नाम से क्लियर है, स्लीपिंग सिकनेस, इसमें बहुत ज्यादा नींद आती है, ठीक है, एबनॉर्मल नींद हो जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा, और 12th में और पढ़ेंगे आप डिटेल में। देखो स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, ये ट्रिपेनोसोमा जो है बहुत कॉमन डिजीज नहीं है, ये बहुत आम नहीं है, बहुत रेयरली पाई जाती है। साउथ अफ्रीका, ठीक है, या अफ्रीकन देशों में अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, रूरल एरियाज हैं, ठीक है, आदिवासी टाइप के लोग अभी भी कुछ एक अफ्रीकन कंट्रीज में रहते हैं, जंगलों वगैरह में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक मक्खी पाई जाती है, ठीक है, उस मक्खी का नाम है सीसी फ्लाई, ठीक है, मैं आपको नाम बताता हूं, सीसी फ्लाई। तो टी साइलेंट रहता है तो उसको सी बोलते हैं, सीसी फ्लाई, वैसे पूरा नाम है इसका सीसी फ्लाई, ठीक है, टी लिखते हैं लेकिन बोलते नहीं, साइलेंट है, सीसी फ्लाई। ये मक्खी कहां पाई जाती है, अफ्रीकन देशों में। अफ्रीकन देशों के भी जो रूरल एरियाज है, बहुत ज्यादा विकास ही नहीं है बिल्कुल ऐसे जगहों पे, और इसके काटने से इसका इन्फेक्शन फैलता है। मान लीजिए किसी इंसान को काट के इसका इन्फेक्शन फैलेगा, और इसका इन्फेक्शन जैसे बॉडी में होगा तो ये डिजीज हो जाएगी उस इंसान को। इस डिजीज में होता क्या है, हेडेक होता है, बॉडी में दर्द होगा, ठीक है, एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न हो जाएगा, रात में नींद नहीं आ रही,
दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, स्लीपिंग सिकनेस, जैसे नाम से भी क्लियर है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है कई बार, ठीक है, मतलब 24 में से 18-20 घंटे सोते ही रहते हैं ये, तो कितनी अच्छी बीमारी, सभी को हो जाए, हमको भी हो जाए, हम प्रे करेंगे गॉड से कि 24 में से 18-20 घंटे सोने को मिले, तो सभी को बीमारी हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों समस्या है इसमें, कई बार क्या होता है सोते सोते इंसान पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि बुखार भी आता है सोते सोते, कब इंसान निकल गया पता ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, तो एक खतरनाक है, ठीक है। ऐसा कहते हैं हमारी जो पुरानी पौराणिक कथाएं हैं कि कुंभकर्ण को इस मक्खी से बार बार कटवा दिया जाता था ताकि वो सोता ही रहे, और ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा जो दूसरे साधु संत वगैरह इस टाइप के जो भले लोग हैं उनको ख़त्म ना करे, उनको परेशान ना करे, ठीक है, ऐसा कहते हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा हमारे पहले की जो चीज़ें हैं उनसे ऐसे चीज़ें मिलती हैं हमें, ठीक है, ऐसे तथ्य मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पाएंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। रिमेनिंग जो 2 हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब थर्ड टाइप की बात करते हैं जो है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ क्या होता है, नाम से क्लियर है, सीलिया होता है। सीलिया और फ्लैजिला में क्या फर्क है, फ्लैजिला थ्रेड लाइक बड़े स्ट्रक्चर होते हैं और सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये अमीबा है, मान लीजिए इस तरीके से मान लीजिए एक प्रोटोजोआ बना देता हूं मैं, ये पैरामीशियम अभी बनाया था ना पहले मैंने, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे बना देता हूं मैं, एक थोड़ा अच्छा नहीं बना मुझे, कोई बात नहीं, ये एक क्या है आपका प्रोटोजोआ है, वैसे भी कोई शेप तो होता नहीं है, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, इस तरीके से ये हेयर लाइक, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। और ये रहता है क्या, ये होता है सीलिया, ठीक है। अभी सीलिया क्या करते हैं सारी बातें आगे समझेंगे, अभी फिलहाल ये समझें कि सीलेटेड प्रोटोजोआ में सीलिया होंगे इस तरीके से, ठीक है, हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे सेल वॉल पे, बाहर की जो मेम्ब्रेन है उस पे इस तरीके से मौजूद होंगे, ठीक है। देयर आर एक्वेटिक, कैसे होते हैं ये, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ये एक्वेटिक होते हैं और कोई टाइप नहीं हो सकता इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्योर एक्वेटिक है, मतलब पानी में ही पाए जाएंगे या पानी वाली जगहों पे पाए जाएंगे, ठीक है। और ये मूवमेंट कर सकते हैं, क्यों मूवमेंट कर सकते हैं, सीलिया की वजह से। सीलिया धीरे धीरे तैरते हैं पानी में, ऐसे आगे मतलब करंट प्रोड्यूस करेंगे, एक तरीके से वाटर का जो करंट होता है उसको क्रॉस करेंगे, मतलब ऐसे मूवमेंट जब ये करेंगे, सीधी सी बात है, तो कोई चीज आगे बढ़ेगी, तो इनमें क्षमता होती है मूवमेंट करने की। क्यों क्षमता होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया, ठीक है। दे हैव अ कैविटी, गलट, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है। देखो ये इनका सेल सरफेस था, ये पूरा इनका क्या है, इस तरीके से सेल सरफेस है, ठीक है। तो इनमें एक कैविटी होती है, सपोज ये कैविटी है, ठीक है, तो ये कैविटी इस तरीके से क्या करती है, ये कैविटी है मान लो, ठीक है। तो इनमें कैविटी होती है, भाई कोई चीज अंदर कैसे आएगी, ठीक है। तो ये गलट लाइक की कैविटी होती है, और ये क्या करती है अभी हम समझेंगे। दे हैव अ कैविटी गलट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, सेल सरफेस से बाहर की तरफ ये ओपन होती है ये कैविटी, और इस कैविटी को कैविटी बोल सकते हैं, गलट बोल सकते हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द रो ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट। अब देखो ये पानी में है, अब पानी में क्या है देखो मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, पानी है, चारों तरफ अपने क्या है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। पानी बना देता हूँ मैं, ये पानी है ऐसे, ठीक है। अब ये रह तो रहा है पानी में, तो सीधी सी बात है, शॉपिंग मॉल में तो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तो खाना खाने जाएगा नहीं, मैकडी वगैरह में तो, ठीक है। तो ये खाएगा यहीं, ठीक है, यहाँ जो वाटर में पानी रहेगा, पानी में सॉरी जो फूड रहेगा उसको ही खाएगा ना ये। तो मान लीजिए फूड पार्टिकल है पानी में, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है ऐसे। तो एक तो देखो ये सीलिया इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये इनकी वजह से आगे मूव कर पाता है। दूसरी बात, ये सीलिया क्या करते हैं, ये इस तरीके से मूवमेंट करते हैं ताकि ये फूड धीरे धीरे पानी के साथ, ये जो पानी में घुला हुआ फूड है, ये पानी के साथ साथ ये इस तरीके से अंदर एंटर करे, ये ठीक है, ये फूड इस तरीके से अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट रहता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रहता है। रोज ऑफ सीलिया जो उपस्थित हैं, कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड, वाटर जिसमें फूड मौजूद है, टू द स्टेड इनटू द गलट, ताकि गलट के अंदर होते हुए एंटर हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, तभी तो ये जिंदा रह पाएगा। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम बनाया था मैंने, पैरामीशियम का पहले भी स्ट्रक्चर बनाया था, तो याद रखना सीलेटेड प्रोटोजोन कोई आपसे पूछे तो वो है पैरामीशियम, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट स्पोरोजोन्स, ठीक है। स्पोरोजोन्स में आएंगे हमारे फेवरेट प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। देखो स्पोरोजोन्स में उस टाइप के
प्रोटोजोन्स आते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जिनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। तो अभी तो आपकी क्लास में नहीं है, 12th क्लास में आएगा, या नेट वगैरह पे थोड़ा सा छोटे जल्दीबाजी में थोड़ा सा देख लेना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में स्पोरोजोन्स क्रिएट होते हैं और ये स्पोर्स फटते हैं हमारी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में जब ये फटते हैं तो वो जो स्टेज आती है, ठीक है, वो फाइनली जो स्पोर वाली स्टेज आती है वो इस टाइप के जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें आती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्पोरोजोन्स टाइप के प्रोटोजो आते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि इनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आएगी लाइफ में एक बार, ठीक है, इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस, ठीक है, नोटोरियस मतलब होता है शरारती, ठीक है। तो सबसे जो शरारती इज द प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। किसका पैरासाइट है, मलेरिया का, मतलब इससे मलेरिया होता है, सीधी सी बात है। प्लाज्मोडियम भी कई टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, आगे और पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी इतना याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम किस टाइप का प्रोटोजो है, स्पोरोजोन्स टाइप का प्रोटोजो है, ठीक है, विच कॉजेज मलेरिया विच हैज अ स्टैगर्ड इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। प्लाज्मोडियम क्या करता है दोस्तों, बहुत मलेरिया करता है, ठीक है। और मलेरिया से अभी तो खैर इलाज है, मलेरिया का इलाज क्या है, मलेरिया का इलाज है कुनीन, ठीक है, ये एक मेडिसिन है, ड्रग है। और ये कुनीन मिलता कहां से है, ये मिलता है सिंकोना। ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, ये जो मलेरिया बीमारी है ना, इसके बारे में थोड़ा बताता हूं मैं आपको। ये मलेरिया बीमारी छोटी मोटी बीमारी नहीं है, अभी तो आपको छोटी मोटी बीमारी लग रही होगी क्योंकि इसका इलाज है, ठीक है। लेकिन 1936 से पहले का टाइम जो था उसमें मलेरिया का मतलब होता था सीधे सीधे मृत्यु, यानी कि कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। लेकिन अब इसका इलाज है। इसका इलाज क्या है, इसमें डॉक्टर कुनीन ड्रग दे देता है। कुनीन ड्रग से क्या होता है, कुनीन ड्रग से आपका जो ये साइकिल है वो टूट जाती है और इसमें आप बच जाते हैं, ठीक है। मलेरिया में बेसिकली होता है क्या है, मलेरिया में मच्छर जब आपको काटता है, ठीक है, तो हमने मच्छरों को बदनाम कर रखा है। सबसे पहली बात तो हमने सारे मच्छरों को बदनाम कर रखा है, ठीक है। तो मच्छर जो है वो उनकी गलती नहीं है, ठीक है। मच्छर में भी मेल फीमेल होता है। एक बात आप याद रखना, कमाल की बात बता रहा हूं, मेल मच्छर कभी काटते ही नहीं है, ठीक है। काटती कौन है, फीमेल मच्छर। तो कभी भी कोई मच्छर काट रहा है तो उसको आप मार देना, फीमेल ही हो, मेल नहीं है। मेल अच्छे होते हैं, ठीक है। फीमेल मच्छर काटती है। पहली बात तो फीमेल मच्छर क्यों काटती हैं, उनको कोई शौक नहीं है आपका ब्लड लेने का, वो आपको इसलिए काटती हैं क्योंकि उनका जो एग लेइंग प्रोसेस है, उनका जो अंडे देने का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है जब तक वो किसी मैमल का ब्लड ना ले ले। हम भी मैमल हैं तो इसलिए वो मजबूरन हमें काटती हैं, ठीक है। अब वो जब हमें काटती हैं तो उनके थ्रू, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है ये मॉस्किटो के सलाइवा में ही रह सकता है, ठीक है। तो उसके थ्रू, यानी कि वो एक वेक्टर है मॉस्किटो, ठीक है, तो उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है। तो मच्छर की कोई गलती नहीं, मच्छर तो सिर्फ एक कैरियर है यार, ठीक है। प्लाज्मोडियम एंटर हो गया बॉडी में। अब प्लाज्मोडियम बॉडी में एंटर होने के बाद बॉडी में फैलता है, लीवर में जाता है, लीवर में आरबीसी को बहुत तेजी से डिवाइड करता है, फिर आरबीसी बर्स्ट होते हैं तो स्पोरोजोइड्स क्रिएट होते हैं और उसके बाद में आपको बहुत तेज ठंड लगती है मलेरिया में, और फिर आपका हेडेक होता है, बुखार आता है, ठीक है। हर अल्टरनेट डे में आपको ऐसा होता है, एक दिन नहीं होगा, फिर एक दिन होगा, एक दिन नहीं होगा, फिर एक दिन होगा, और फिर अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती थी पहले। लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट है कुनीन ड्रग, जैसा कि मैंने बताया, और इस ड्रग में इसका ट्रीटमेंट है, मतलब पूरे जड़ से खत्म हो जाता है इसमें ये, ठीक है। और ये कुनीन ड्रग कई बार पूछ लिया जाता है कहां से मिलता है। वैसे तो ज्यादातर ड्रग 80% ड्रग इस दुनिया में प्लांट से ही मिलते हैं, तो ये भी प्लांट से ही मिलता है। और कौन सा प्लांट है, सिंकोना नाम का एक प्लांट है, उसकी बार्क यानी कि उसकी छाल से बनाया जाता है इसे, ठीक है। तो प्लांट को बचाइए, ठीक है। ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम, आजकल तो हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जैसे दूसरी चीजों से भी मेडिसिन बना लेते हैं, लेकिन फिर भी कम बना पाते हैं, ठीक है। ज्यादातर प्लांट से ही मिलती है मेडिसिन, ठीक है। तो ये मलेरिया के बारे में मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मेनली हमारा जो टॉपिक था वो था प्रोटोजोन्स के बारे में मुझे बताना था, और प्रोटोजोन्स और हमने दूसरा क्या पढ़ा है इसमें, स्लाइम माउल्ड पढ़ा है, ठीक है। तो स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन्स हमने पढ़ लिया, ये प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ फाइनली हमारा प्रोटिस्टा कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में वीडियो नंबर कौन सा होगा, वो 6th, ये 7th है, तो नेक्स्ट होगा 8th, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे आपके फंगी के बारे में। फंगी अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा डिटेल में फंगी को ही दिया गया है, तो फंगी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांटिया एनिमेलिया आएगा उसके बाद, तो प्लांटिया एनिमेलिया का इतना ज्यादा इस चैप्टर में दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको लाइट वे में ही पढ़ेंगे क्योंकि उसका अलग से चैप्टर 4 और चैप्टर 3 है, ठीक है।
उसके बाद प्लैंटिया एनिमेलिया के बाद हम पढ़ेंगे वायरस वायरॉइड्स के बारे में। तो ये इस तरीके से चैप्टर अब आगे चलेगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।